Today in this video we'll be seeing the Payment and Settlement Act 2007। आप जब भी अपने बैंक्स के साथ में ट्रांजैक्शन करते हो, लाइक आप अपने बैंक में कुछ कभी पैसा डिपॉजिट करते हो, या आप कभी अपने बैंक से किसी को फंड ट्रांसफ़र करते हो, या आप अपने बैंक से कभी पैसा विड्रॉ करते हो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको गुड्स परचेस करना था Amazon.com से, तो कभी हम गुड्स का जो पेमेंट होता है कभी कंपनी को करते हैं, कभी हम कस्टमर को करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने Amazon.com से गुड्स परचेस किया, तो यहाँ पर आपने पेमेंट कर दिया। अब आपकी जो बैंक थी उसे हम कहेंगे इशूअर बैंक, एंड Amazon.com की जो बैंक थी उसे हम कहेंगे एक्वायरर बैंक। इशूअर बैंक एंड एक्वायरर बैंक में जो बैकएंड में एडजस्टमेंट्स होता है उसे कहते हैं सेटलमेंट। इसी तरीके से कभी कभी दो प्राइवेट पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। लाइक फॉर एग्जांपल हम Amazon.com पे चले गए, मुझे कोई एक सेकेंड हैंड प्रोडक्ट परचेस करना था, तो यहाँ पर eBay.com एक मिडलमैन का रोल प्ले करती है। तो मुझे सेकंड पार्टी को जो मैं पे कर रहा हूँ, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी पेमेंट हो सकता है, बिजनेस टू कस्टमर भी हो सकता है, कस्टमर टू बिजनेस भी हो सकता है। तो ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट को कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है? तो इन सब को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है आरबीआई, या तो फिर आरबीआई के ज़रिए से बनाई गई कोई एक ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो आरबीआई ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसे कहते हैं एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो एनपीसीआई ये एक आरबीआई ऑथोराइज्ड कंपनी है जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अकॉर्डिंगली वर्क करती है, एंड ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो पहले आरबीआई के कुछ सर्विसेज होती थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आरटीजीएस, एनईएफटी, ईसीएस। सो जब एनपीसीआई ने भी स्टार्ट किया अपने कुछ प्रोडक्ट्स, तो आज बहुत सारी बैंक्स इसके यूज़ करते दिखाई देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आरबीआई बिग ट्रांजैक्शंस पे फोकस करते हैं, तो एनपीसीआई का मेन रोल यही है कि इनोवेटिव मेथड्स का इस्तेमाल किया जाए, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाए, एंड जो भी रिटेल पेमेंट है, जो भी स्मॉल पेमेंट्स है, उसको अच्छे से अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सके ताकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्तेमाल कर सके। तो ये इनके प्रोडक्ट्स है यूपीआई, आईएमपीएस, नेक, एईपीएस, भारत बिल पे, रुपे, एनएफएस। सो एनपीसीआई 10 कंपनीज के ज़रिए से, मीन्स 10 फाउंडर बैंक्स के ज़रिए से फॉर्म हुई, एंड वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक। तो ये थे कुछ नेशनलाइज बैंक, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बैंक ऑफ इंडिया भी है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक एंड एचएसबीसी बैंक। सो हम देख लेते हैं एनपीसीआई के कुछ प्रोडक्ट्स, जिसमें से फर्स्ट वन इज एनएफएस, स्टैंड्स फॉर नेशनल फाइनेंशियल स्विच। सो एनपीएस के ये कुछ नंबर ऑफ बैंक्स है, इनके कुछ नंबर ऑफ एटीएम से। तो आज अगर हम देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2009 से पहले क्या होता था कि अगर आपका अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, एंड आप कभी कल्याण के बाहर चले गए हो, फॉर एग्जांपल आप चले गए उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है तो आपको आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम मशीन ही ढूंढना होगा। उस वक्त आप एसबीआई के ज़रिए से, एचडीएफसी के ज़रिए से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते थे। तो जब एनपीसीआई ने अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया एनएफएस, जो कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच, तो यहाँ पर बहुत सारी बैंक्स को इंटरलिंक कर दिया गया, उनका जो बैकएंड था उनको इंटरलिंक कर दिया गया। तो आज ये चीज़ पॉसिबल है। अगर आज आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, तो आप एसबीआई के बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। आप अपना ही पैसा एक्सेस कर रहे हो, आप अपने पैसे ही विड्रॉ कर रहे हो जो भी है एटीएम से, बट आप किनके मशीन से निकाल रहे हो? एसबीआई के ज़रिए से। तो आप अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हो, फिर जो भी एडजस्टमेंट होगा, जो भी सेटलमेंट होगा, वो आपकी बैंक, फॉर एग्जांपल आपकी बैंक थी बैंक ऑफ बड़ौदा, एंड आपने किनके बैंक से निकाला? एसबीआई। तो बैकएंड में इन दोनों बैंक्स के बीच में एडजस्टमेंट्स हो जाता है।
जैसे कि ये एक अकाउंटेंट की तरह वर्क करते हैं। अकाउंटेंट का काम यही होता है कि हमने इनको गुड्स बेचा, हमने इनसे पैसा लेना बाकी है, हमने उनको गुड्स दिया, हमको इनसे पैसा लेना बाकी है। तो लास्ट में एडजस्टमेंट्स किया जाता है कि अब फाइनली हमको आपको इतना देना था, तो अब हमारे बदले ये आपको इतना दे देते। फाइनल ये एडजस्टमेंट्स होता है। तो हर बैंक का आरबीआई में अकाउंट होता है, तो बैकएंड में ये एडजस्टमेंट्स हो जाता है। सो एनएफएस में आज अगर हम देखें फरवरी 2022 में, तो अराउंड मोर देन 2.55 लैक्स एटीएम से जो बैकएंड में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। एटीएम मशीन का नॉर्मली काम यही होता है कि आप कैश विड्रॉ कर सकते हो, बट अगर आप एनएफएस की एटीएम मशीन इस्तेमाल करते हो तो इसके अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा आपको सर्विस भी मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर आपको कैश डिपॉजिट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जो भी नोट्स से आपको नोट्स इंसर्ट करना होता है, फिर नोट्स डिपॉजिट होने से पहले सिस्टम आपको एक बार टोटल बता देता है कि आपके 2000 की इतनी नोट्स से, 500 की इतनी नोट्स से, एंड अगर जो आपने जितने नंबर ऑफ नोट्स इंसर्ट किया था वो प्रॉपर अमाउंट बता रहा है, तो उसके बाद फाइनली वो अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल आपको चेक बुक की रिक्वेस्ट करना है तो वो आप एनएफएस एटीएम मशीन के ज़रिए से चेक बुक रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो एनपीसीआई का है, वो है आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस आने से पहले बैंक्स जो हुआ करती थी, तो बैंक्स दो सर्विस प्रोवाइड किया करती थी। अगर किसी को फंड ट्रांसफ़र करना है, या तो एनईएफटी का इस्तेमाल करते थे या तो आरटीजीएस का इस्तेमाल करते थे। लाइक फॉर एग्जांपल एनईएफटी क्या था, नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। लाइक फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, उनका एनईएफटी का टाइम है 10 to 2, तो वो क्या करते थे 10 बजे से लेके 10:59 या 11 बजे तक जितने भी बैंक्स में कस्टमर आते हैं 10, 20, 50, उन सभी का एक साथ रिक्वेस्ट सेंड करते थे, उन सभी का एक साथ फंड ट्रांसफ़र करते थे। तो मिनिमम अमाउंट होता था 1 रुपी से, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई छोटे मोटे पेमेंट्स के लिए एनईएफटी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अमाउंट है स्टार्टिंग ₹2 लाख, तो आपको फिर जो भी आप रिक्वेस्ट देते हो वो 2 लाख रुपीस से स्टार्टिंग का प्राइस रुपीस से स्टार्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने बैंक में जाते हो तो आपको एक एनईएफटी आरटीजीएस का फॉर्म दे देते हैं। आप कहते हैं हमें 10,000 रुपीस गुजरात में ट्रांसफ़र करना है, तो वो एनईएफटी के ज़रिए से ट्रांसफ़र हो जाता है। इसे सेंड होने में टाइम लग जाता है। जैसे कि 10 बजे है तो 11 बजे एक साथ सभी का सेंड होगा। इसी तरीके से आरटीजीएस ये रियल टाइम पे सेंड होता है, रियल टाइम में नहीं, ऑन द स्पॉट सेंड हो जाता है ये, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम रुपीस 2 लाख रुपए। जो बिग ट्रांजेक्शन है, जो बिग कस्टमर्स है, तो उनका जो भी फंड ट्रांसफ़र होता है तो स्टार्टिंग प्राइस होता है 2 लाख और मैक्सिमम नो लिमिट। तो इसी तरीके से इसका एक टाइम होता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 बजे तक, 1 बजे तक, 4 बजे तक। तो इस सब को देखते हुए आईएमपीएस को स्टार्ट किया गया। आईएमपीएस क्या करता है, आरटीजीएस की तरह रियल टाइम में ये अमाउंट सेंड करता है, बट ये 24/7 अगर कोई कस्टमर है उनको अपने मोबाइल के ज़रिए से किसी दूसरे को पेमेंट करना है तो आईएमपीएस के ज़रिए से 24/7 कभी भी वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बट आरटीजीएस में क्या होता था, आपको बैंकिंग आवर्स में या एनईएफटी बैंकिंग आवर्स में ही आपको ट्रांजैक्शन करना होता था, क्योंकि अगर कुछ 50 लोगों को आप सेंड कर रहे थे पेमेंट, एक का कुछ आईएफएससी कोड या अकाउंट नंबर रॉन्ग था तो सभी का पेमेंट रुक जाता था। तो जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी बैंक्स वाले पर्सन होते थे वो सॉल्व करने के लिए रेडी थे। बट आईएमपीएस में क्या है, एनपीसीआई की पूरी टीम 24/7 आपको सपोर्ट करने के लिए बैठी होती है। तो आईएमपीएस के ज़रिए से आप अगर रात के 12 बजे अगर किसी को पेमेंट करना है तो आपको सामने वाली पार्टी का जो भी अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड ले लेना है एंड आप उनको फ़ौरन ट्रांसफ़र कर देते हो अमाउंट। अब वो जो पर्सन का जिस भी बैंक में अकाउंट है एंड जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, तो उनको एक मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। थर्ड प्रोडक्ट है जो एनपीसीआई का है, वो है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बहुत से जगह पर देखते होंगे कि लाइक
आधार कार्ड के ज़रिए से पे किया जाता है। आधार कार्ड के ज़रिए से इन द सेंस आपका जो आधार कार्ड नंबर होता है, लाइक फॉर एग्जांपल, बट इसमें ज़रूरी है कि आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं पर भी शॉपिंग पे जाते हो, या फॉर एग्जांपल आप किसी पेट्रोल स्टेशन पे जाते हो, तो आप वहाँ पे पेट्रोल भराते हो, या आप डी मार्ट में आके कुछ परचेस करते हो, तो आप जैसे कि एन नंबर ऑफ पेमेंट ऑप्शन होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसी तरीके से एक आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी है। तो वहाँ पर उस मशीन में आपको अपना आधार नंबर इंसर्ट करना होता है, एंड जैसे ही आप इंसर्ट करते हो आपके जो भी बैंक आधार कार्ड से लिंक्ड है उनके ज़रिए से यहाँ पे पेमेंट हो जाता है। यहाँ पर एक बायोमेट्रिक मशीन होता है, वहाँ पर आपको अपना थंब वेरीफाई करना होता है। जैसे जिस कहाँ कहाँ पे आप जैसे कि पिन नंबर इंसर्ट करते हो, अगर आपको पिन नंबर इंसर्ट नहीं करना है तो आप अपने थंब के ज़रिए से वेरिफिकेशन कर सकते हो, एंड जैसा ही पेमेंट हो जाता है आपके बैंक्स के ज़रिए से, जो आधार कार्ड से आपका बैंक लिंक्ड है उस बैंक में जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर करवाया है उस मोबाइल नंबर पे आपको एक मैसेज आ जाता है। तो इस तरीके से आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में आप अपने आधार नंबर से भी पेमेंट कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारी आज एप्लीकेशन में आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पेटीएम में देख सकते हो, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। नेक्स्ट वन इज CTS 2010 चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि लाइक आपका जो चेक है इसको इलेक्ट्रॉनिकली वेरिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले जो चेक्स होते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा कल्याण ब्रांच में, मैंने चेक किसी को इशू कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं पर भी चेक मैंने इशू कर दिया। सो अब मान लीजिए वो चेक गुजरात के किसी पार्टी को मैंने इशू कर दिया, ठीक है। तो अब वो चेक गुजरात के जिस भी पार्टी को मैंने दिया हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद में किसी को मैंने चेक इशू किया हो, अब अहमदाबाद में जिस किसी का भी बैंक का ब्रांच है तो अहमदाबाद से क्या होगा, वो बैंक कुरियर के ज़रिए से वो चेक फिजिकली कल्याण के बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच में वेरिफिकेशन के लिए सेंड करती है। जैसे ही वो बैंक में वेरीफाई हो जाता है, रिटर्न वो चेक कुरियर से जाता है, एंड उसके बाद वो क्लियर हो जाता है। ये प्रोसेस में 3 दिन 4 दिन डिपेंड करता है। आज कट थ्रोट कंपटीशन का ज़माना है, आज हर बैंक यही चाहती है कि एक दिन में ही उनका जो भी बैंक में चेक डिपॉजिट होते हैं वो क्लियर हो जाए। तो जैसे ही हमने NPCI में देखे, इनके n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है जो कि टेक्नोलॉजी इनोवेशंस, न्यू इनोवेटिव टेक्निक्स ये यूज़ करते हैं पेमेंट के लिए। तो आज अभी इन्होंने जो न्यू स्टार्ट किया सर्विस इन 2010, इट वाज CTS 2010। तो जब आज जो भी आपके चेक बुक होती है, जहाँ से आप चेक को टेयर करते हो, वहाँ पर CTS 2010 लिखा हुआ होता है। तो इनमें जो भी थिंग्स होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेंटोग्राफ होता है, माइक्रो इलेक्ट्रिक थिंग होती है, ये सब चीज़ को स्कैन किया जाता है, एंड ये सब चीज़ स्कैन करके जिनकी इमेज बेस्ड वेरिफिकेशन सेंड की जाती है, ऑनलाइन सेंड किया जाता है, एंड ऑनलाइन ऑन द स्पॉट रियल टाइम पे जिस भी बैंक को आपने इशू किया था कस्टमर को, उनकी बैंक आपकी बैंक के साथ में फ़ौरन ये ऑन द स्पॉट वेरीफाई कर देती है, एंड एक दिन में ही हमारा चेक क्लियर हो जाता है। सो कंपेयर विद ट्रेडिशनल जो चेक इशू किया जाता, तो आज चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2010 में आज चेक आपके बहुत जल्दी क्लियर हो जाते हैं। ये इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप यही है कि आपका जो भी चेक है आपको उसको स्कैन करना है, एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज जनरेट करना है थ्रू अ कैप्चर सिस्टम। उसके बाद जो भी आपने चेक की जो भी डिटेल्स कैप्चर की है उसे एनक्रिप्ट किया जाता है, एंड जिस किसी बैंक का वो चेक है वहाँ पर उस चेक को इशू किया जाता है, एंड फिर उसके बाद में उसे ट्रांसफ़र किया जाता है एक पेमेंट गेटवे के ज़रिए से, एंड वो चेक जब क्लियर हो जाता है, तो जैसे वो चेक क्लियर हो जाता है पेमेंट प्रोसेस हो जाता है, पेमेंट सेटल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसे हम कहेंगे रुपे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे पेमेंट गेटवे के नाम सुना होगा, मास्टर कार्ड, वीज़ा, माइस्ट्रो, अमेरिकन एक्सप्रेस। इसी तरीके से इंडियन जो पेमेंट और सेटलमेंट
करना है कार्ड पेमेंट, इसके लिए इंडियन एक ब्रांड को इंट्रोड्यूस किया गया पेमेंट गेटवे को, जिसे कहते हैं रुपे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी आप पेमेंट करते हो तो हर बैंक का किसी न किसी की के साथ में टाई अप होता है पेमेंट गेटवे के साथ में। तो जिस किसी आपकी जो बैंक होंगी तो यहाँ पर उनका पेमेंट गेटवे का नाम लिखा होगा रुपे। तो यहाँ पर रुपे क्या करता है, एक कॉमन गेटवे का रोल प्ले करता है। अब इनका जो भी सर्वर होगा, इनका जो भी सिस्टम होगा, उनके सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा, रुपे। तो रुपे ये एक इंडियन कंपनी है, इंडियन जो भी बैंक्स है उनको सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करता है। तो फ्यूचर यही होगा कि ज़्यादातर हमें रुपे के ही कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स हमें देखने मिलेंगे। वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, माइस्ट्रो, ये सब एब्रॉड कंट्रीज़ के ब्रांड्स है। जब हम एक डोमेस्टिक पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी वेरिफिकेशन होगा या जो भी डेटा प्रोसेसिंग होगा वो फास्ट से फास्ट होगा, एंड इंडियंस का भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। फ्यूचर में इंडियन बैंक्स रुपए ही जब इस्तेमाल करते दिखेंगी तो हम इंडियंस का ही बेनिफिट होगा, सिक्योर्ड भी होंगे हमारे सर्वर्स वगैरह। नेक्स्ट प्रोडक्ट है नेक, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेच आने से पहले इंडिया में एक सिस्टम इस्तेमाल किया जाता था, सर्विस, इसे कहते हैं ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज दो तरीके की होती थी, एक होती थी ईसीएस डेबिट, एक होती थी ईसीएस क्रेडिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहती है कि लाइक जैसे कि मान लीजिए आपके घर पे बहुत सारे बिल्स आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप किनको पे करते हो, तो आप एमएसईबी को पे करने वाले हो। तो कल्याण के जितने भी सिटीजन्स हैं, जब वो अपने बैंक अकाउंट के ज़रिए से एमएसईबी के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, इसे कहते हैं ईसीएस डेबिट। इसके लिए आपको ईसीएस सर्विस एक्टिवेट करने के लिए आपको बैंक में जाके एक फॉर्म फिलअप करना होता है, एंड आपको बैंक को कहना होगा कि हर महीने मेरा कार का लोन या बाइक का लोन या टेलीफोन का बिल या इलेक्ट्रिसिटी का बिल या फिर वाटर बिल या जो भी है टैक्स का बिल, आप मंथली पेमेंट है या क्वार्टरली पेमेंट है या ईयरली पेमेंट है, आपको बैंक के साथ में एक फॉर्म फिलअप करके देना होगा, एंड बैंक की जो भी सर्विसेज होती है आपको उसको पे करना होता है। इसी तरीके से एक होता है ईसीएस क्रेडिट। लाइक फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एबीसी कंपनी, एबीसी कंपनी को जैसे कि डिविडेंड इशू करना है, तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है उनको जब डिविडेंड शेयर करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, एबीसी कंपनी के बैंक अकाउंट से जितने भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है उनके बैंक अकाउंट में जो फंड ट्रांसफर होगा उसे कहते हैं ईसीएस क्रेडिट। तो ये भी एक फिक्स्ड होता है, कंपनी या तो हर महीने, जैसे कि ज़रूरी नहीं सिर्फ डिविडेंड ही हो, किसी भी तरीके का कंपनी पेमेंट करती है, या कमीशन या इंटरेस्ट या डिविडेंड, किसी भी तरीके का पेमेंट। तो ईसीएस डेबिट में क्या होता है, मैनी टू वन, बहुत सारे सिटीजन्स जब एक अकाउंट में पेमेंट करते हैं कंपनी के, इससे कहते हैं ईसीएस डेबिट। एंड ईसीएस क्रेडिट में एक कंपनी एन नंबर ऑफ पर्सन को जब पेमेंट करती है उससे कहते हैं ईसीएस क्रेडिट। तो नेच ने क्या किया, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, इन्होंने एक न्यू नेच एक प्रोडक्ट आया, ये किन्होंने इशू किया, एनपीसीआई ने। पहले ईसीएस था, ईसीआई को कौन रेगुलेट करता था, आरबीआई। तो अब आरबीआई ने ईसीएस को बदले नेच ले आया। तो अब नेच को कौन कंट्रोल करता है, नेच को कंट्रोल करता है एनपीसीआई, क्योंकि ये जो भी रिटेल पेमेंट्स का काम है वो आरबीआई नहीं देखती है। आरबीआई ग्रॉस लेवल, बिग लेवल के वर्क देखती है, ट्रांजैक्शंस। तो ये स्मॉल लेवल का जो वर्क है ये अब कौन देखना शुरू कर दिया, ये एनपीसीआई ने देखना स्टार्ट कर दिया। तो नेच में भी दो सर्विस होती है, ईसीएस डेबिट, ईसीएस क्रेडिट की तरह। नेच डेबिट, यहाँ पे जो भी बैंक्स होते हैं, जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, जब गवर्नमेंट्स कैन एक्सेप्ट लार्ज अमाउंट ऑफ पेमेंट लाइक ईएमआई, लोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर टैक्स एंड अदर पेमेंट, तो ये ईसीएस डेबिट की तरह वर्क करता है, नेच क्रेडिट। एंड नेच डेबिट ईसीएस क्रेडिट की तरह वर्क करता है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन को पे करना है किसी भी कस्टमर्स को लार्ज अमाउंट ऑफ पेमेंट, तो उस वक्त नेच क्रेडिट का इस्तेमाल किया जाता है।
अगर वर्क वाइज देखें तो ईसीएस डेबिट, ईसीएस क्रेडिट या सर्विस अगर आपको एक्टिवेट करवाना होती थी तो इसमें 20 to 25 डेज लग जाते थे। एंड अगर नेच डेबिट, नेच क्रेडिट अगर आपको सर्विस एक्टिवेट करनी है तो ये कुछ अराउंड 10 डेज में ही आपका सर्विस एक्टिवेट हो जाता है। सो ये एक नेच का एक फॉर्म है। जो भी है, मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, आपको उसको टिक करना है एंड उस सर्विस को आपको एक्टिवेट करवा लेना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जब भी किसी को पेमेंट करना होता है तो पहले आप क्या करते थे, या तो आप एनईएफटी या आरटीजीएस का इस्तेमाल करते थे। तो एनईएफटी एंड आरटीजीएस का जो अपडेटेड वर्जन है वो है आईएमपीएस। आईएमपीएस का भी एक अपडेटेड वर्जन आप कह सकते हो यूपीआई। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जब भी किसी को पेमेंट करना है तो आपको क्या करना होता था, पहले आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दे देते थे एंड देन एमआईसीआर कोड आप किसी को दे देते थे। फिर क्या होने लगा, एमआईसीआर कोड के बदले आप आईएफएससी कोड देना स्टार्ट किए। तो कभी कभी ये सब चीज़ देना डेंजरस होता है, या आपको बार बार हर किसी को ये डिटेल्स देने में अगर इरिटेशन हो रहा है तो आप क्या करते, आप एक वर्चुअल आईडी बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा बैंक अकाउंट, मेरे बैंक का नाम है एसबीआई या मेरे बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का जाकर एक ऐप डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ पर मैं यूपीआई का एक आईडी बना लूँगा एंड मेरा जो भी एक आईडी होगा इकबाल 27@बैंक ऑफ बड़ौदा या जो भी मेरी बैंक है, तो अब ये मैं एक आईडी किसी को दे दूंगा। तो अगर किसी को मुझे पेमेंट करना है तो मेरा एक वर्चुअल आईडी होगा, उसके ज़रिए से मुझे इजीली पेमेंट हो जाता है। सो यूपीआई में आप क्यूआर कोड के ज़रिए से भी पेमेंट कर सकते हो। दीस आर एन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट वन इज भारत बिल पे। सो भारत बिल पे एक ऐसा ऐप है, जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल एक ऐसा, जैसे कि पेटीएम, फ़ोन पे, मोबीविक, बिल्कुल ये उसी तरीके से वर्क करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, आपको कुछ डीटीएच का बिल पे करना है, आपको कुछ मोबाइल फ़ोन का बिल पे करना है, या आपको गैस से रिलेटेड कुछ बिल पे करना है, तो आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में हो, आप इंडिया के किसी भी नियर बाय सेंटर में जाकर वहाँ पर ये पेमेंट कर सकते हो। तो ये ऐप है, ये बनाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एंड इसे देखता कौन है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो अगर आप नियर बाय रहते हो या आप किधर फार ऑफ रहते हो, आपको फार ऑफ बिल पे करने की जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ कहीं भी नियर बाय सेंटर होगा आप वहाँ पर एक ही तरीके का नहीं, किसी भी तरीके का बिल एक ही काउंटर पे आप इजीली पे कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको एक स्पेसिफिक जगह पे जाना होगा, मोबाइल के लिए दूसरे जगह पे, आप एक ही काउंटर पे सभी तरीके का पेमेंट कर सकते हो। आप किसी भी तरीके से भी पेमेंट कर सकते हो, कैश के ज़रिए से, चेक के ज़रिए से। ओके, नेक्स्ट वन इज भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम ऐप। ज़्यादा से ज़्यादा कैश ना यूज़ करते हुए कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए भीम ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज आप बहुत से जगह पे देखते होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके घर के पास कोई ठेला वाला है, कोई गन्ने का रस बेचता है या शुगर केन का जूस बेच रहा है, आपको उसको 10 रुपीज़ पे करना है, आपके पास पैसा नहीं है तो उनके पास एक क्यूआर कोड होता है। आपको जिस भी तरीके से पे करना है, आपको पेटीएम के ज़रिए से पे करना है, आपको यूपीआई के ज़रिए से पे करना है, आपको फ़ोन पे के मतलब कि जिस भी तरीके से आपका जो भी पेमेंट मोड है वहाँ पर एक क्यूआर कोड होता है, आप उसको स्कैन करके फ़ौरन पे कर सकते हो। सो आपको जब भी किसी को कुछ अमाउंट पे करना है तो आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, उसमें इंटरनेट कनेक्शन रहना चाहिए एंड आपकी बैंक जो कि ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती है, तो आपको प्ले स्टोर में चले जाना है, भीम ऐप डाउनलोड करना है एंड आपका जो भी है लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर इंसर्ट करना है एंड जैसे आप इंसर्ट करते हो जो भी आपकी बैंक है आपको उसको सेलेक्ट करना है। ऑटोमेटिक आपका जो भी है अकाउंट नंबर है जो बता रहे हैं आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। एक आईडी जनरेट होता है, क्यूपी कोड जनरेट होता है एंड आपको जब भी किसी से पेमेंट लेना है आप वो क्यूआर कोड बता सकते हो, वो स्कैन करके कोई भी आपको पे कर सकता है, या आपको किसी को पे करना है तो आप उनका क्यूआर कोड स्कैन करके उनको इजीली आप
पे कर सकते हो। लास्ट वन इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। आज आप बहुत सारी बैंक्स में देखते होंगे कि उन्होंने एक फास्ट टैग करके स्टार्ट किया है। सो देयर आर 29 बैंक्स जिनके पास फास्टैग फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जो फास्टैग होता है, अगर आप वो सर्विस अपनी बैंक्स के ज़रिए से एक्टिवेट करवाते हो तो उसका वैलिडिटी 5 इयर्स का होता है। एंड आपका जो भी मोबाइल नंबर है जिससे वो रजिस्टर्ड है, आप उसको इजीली रिचार्ज कर सकते हो। एंड जो भी टोल नंबर है, आपको वहाँ पे फिजिकली कैश पे करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका फास्टैग स्कैन हो जाता है एंड इजीली आप टोल को क्रॉस कर देते हो। तो मोस्टली इसको लॉन्च इसीलिए किया गया था ताकि जो भी टोल कलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाए एंड आपको ट्रैफिक ने ये सब फोर्स फेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे नेशनल हाईवे से वहाँ पर ये कंपलसरी होता है कि आपको फास्टैग के ज़रिए से ही पे करना है, आपको हार्ड कैश पे नहीं करना है। सो अगर आपको फास्टैग चाहिए तो आपको बैंक में एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके दे देना होता है। एंड फॉर्म में जो भी आपको डिटेल्स फिल कर देनी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल, पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऑफ व्हीकल ओनर, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एंड इमेज ऑफ द व्हीकल। उसके बाद आपको फास्टैग इशू हो जाता है एंड आप उस पर रिचार्ज करके ईजिली ऑनलाइन मतलब पे कर सकते हैं। आपको फिजिकली कैश पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। कोई कंटेंट नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर